हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके इग्नू सब्जेक्ट कोड BA NC 133 की, जिसकी बुक का नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानव विज्ञान के मूल तत्व। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ आपके एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि आपके एग्जाम में जिसके आने के चांस है, जो हर साल रिपीट होते हैं, उसको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाती है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी ध्यान से देखनी है। ठीक है, और ध्यान रखना है वन शॉट वीडियो रहने वाली है, इसके अलावा आपको कोई और सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस सिंगल वीडियो से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और उसके बाद आप एग्जाम देने जा सकते हो। ठीक है ना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ ही पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एकलव्य इग्नू। यहाँ पर आपको PDF नोट जितने अपडेट्स है वो मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक विषय के रूप में सामाजिक मानव विज्ञान पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में सामाजिक मानव विज्ञान के ऊपर हमें टिप्पणी करनी है। और ध्यान रखना, जब इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें काफी सारे जो क्वेश्चन है जो आपके टिप्पणी में आते हैं, ठीक है ना, जब आपको छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं वो भी आपके कवर हो रहे होंगे। तो काफी ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन में आपके काफी क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, सामाजिक मानव विज्ञान पर टिप्पणी करनी है एक विषय के रूप में। ठीक है ना। तो देखिए, जो सामाजिक मानव विज्ञान होता है, यानी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी, है क्या, मानव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा, एक ब्रांच है, जिसमें क्या है, हम मानव समाजों की बात करते हैं, उनकी संस्कृतियों की बात करते हैं, उनके कल्चर की बात करते हैं, उनके रीति रिवाज की बात करते हैं और परंपराओं का अध्ययन करते हैं, ट्रेडिशंस का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो सामाजिक मानव विज्ञान क्या है, देखो, तो इसमें मेनली हम क्या करते हैं, मानव समाज की बात करते हैं, उनकी कल्चर कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, ठीक है, उनका रहन सहन कैसा है, वो जीविका कैसे चलाते हैं। तो जो भी समाज से जुड़ी हुई एक मानव है, मानव समाज में रहता है, तो मानव से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उसका जो अध्ययन हम करते हैं वो सामाजिक मानव विज्ञान में हम करते हैं। ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है ना। और इस विषय का मुख्य उद्देश्य क्या, ये समझना है कि लोग समाज में कैसे रहते हैं, ठीक है ना, और उनकी सामाजिक संरचना कैसी है, मतलब कि वो कैसे व्यवस्थित है एक समाज में, और विभिन्न समुदायों में सामाजिक परस्पर संबंध कैसे बनाते हैं। यानी कि जो विभिन्न समुदाय, एक समाज में अलग अलग समुदाय रहते हैं, वो सामाजिक रूप से परस्पर संबंध कैसे बनाते हैं, एकजुट होकर कैसे रह पाते हैं, इसकी बात हम करेंगे। यानी कि इसका मेन जो सामाजिक मानव विज्ञान है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसका मेन जो मतलब होता है, मेन जो पर्पस है, वो इसके बारे में पता करना ही है। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। और सामाजिक मानव विज्ञान हमें क्या ये बताता है कि अलग अलग समूहों के लोग अपनी संस्कृति और सामाजिक नियमों के अनुसार कैसे व्यवहार करते हैं। यही तो मैंने बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि जो अलग अलग समूह के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, जिनके सामाजिक नियम भी अलग अलग है, तो वो कैसे के अनुसार व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, सामाजिक नियम के अनुसार वो कैसे व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। इससे हमें क्या, सामाजिक मानव विज्ञान हमें बताता है। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। काफ़ी आसान है। ठीक है, आपको ध्यान से बस देखना है। ठीक है, तब ये बात करते हैं कि भाई कौन सा मुख्य बिंदु शामिल हो जाएंगे। ठीक है, सामाजिक मानव विज्ञान के जब अध्ययन की हम बात करते हैं, ठीक है, हम एक टिप्पणी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, ये कितने का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको आंसर बताऊंगा। तो आपको सामाजिक मानव विज्ञान के ऊपर जो मैं आपको पीछे बताया है ना, अब उसी का आपको डिटेल में बता देना है। ठीक है ना, वो भूमिका हो जाती है हमारी। तो पहले यहाँ पर आप जो बताओगे, संस्कृति और परंपराएं। ठीक है ना, जो समाज होता है, ठीक है, समाज में जो विभिन्न समुदाय हैं, उनकी संस्कृति, उनके ट्रेडिशन यानी कि परंपराओं के बारे में जानना, पता करना, किस में आता है, हमारा सामाजिक मानव विज्ञान में आता है, हम इसी के बारे में पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको यही सब इसमें बताना है। तो ये क्या, ये विषय उन विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं का विश्लेषण करता है। ठीक है, ये विषय यानी कि सामाजिक मानव विज्ञान। ठीक है ना, तो ये उन विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं का विश्लेषण करता है जो लोगों के जीवन का हिस्सा है। ठीक है ना, जो संस्कृति होती है वो लोगों के जीवन का हिस्सा ही तो होती है। ठीक है, तो उसका अध्ययन करना, विश्लेषण करना, और जैसे कि त्यौहार हो गया, परिधान हो गया, भाषा हो गई, कला हो गई, सब। ठीक है ना, कि लोग किस प्रकार से, उनकी संस्कृति है, उनका विश्लेषण करना। ठीक है, क्योंकि संस्कृति एक इंसान का, एक मानव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है उसके लाइफ का। ठीक है ना, तो जैसे कि वो उसका त्यौहार कौन सा मनाते हैं, ठीक है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी भाषा क्या है, वो किस कला में निपुण होते हैं। तो ये सब जो एक मानव के बारे में जानना, एक पर्टिकुलर समुदाय के बारे में जानना, उसकी संस्कृति जानना, परंपराएं जानना, तो ये मिलने हम किस में बात करते हैं, सामाजिक मानव विज्ञान में बात करते हैं, इन सब का विश्लेषण करता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं सामाजिक संरचना। ठीक है ना, यानी कि वो सामाजिक संरचना कैसी होती है, इसका जो अध्ययन है, इसका जो इसके बारे में जानना, विश्लेषण करने का काम भी क्या, सामाजिक मानव विज्ञान में ही होता है। यानी कि जो मानव विज्ञानी होते हैं, उनका जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उनका काम यही होता है। ठीक है ना, कि
पुराने टाइम में समाज कैसे व्यवस्थित था, उसकी संरचना कैसी है, ये सब जानना, ठीक है ना। सामाजिक मानव विज्ञान में हम ये भी जानते हैं कि सामाजिक संरचना कैसी होती थी, ठीक है ना। तो इसमें आप ये बता सकते हो कि इसमें क्या परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था और जनजातीय संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। कि कितने टाइप के परिवार होते हैं, जैसे कि परिवार कितने टाइप के होते हैं, एकल परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। तो इसमें परिवार के बारे में, विवाह के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में और जनजातीय संगठन की जो जनजाति थी वो किस प्रकार से अपना संगठन बना के रहते थे, इन सबका जो अध्ययन है वो हम किस में करते हैं, सामाजिक मानव विज्ञान में हम करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया। और आगे मैं बात करूं, और सामाजिक मानव विज्ञान ये समझने का प्रयास करता है कि ये संस्थाएं, ठीक है, ये परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था सब क्या है, संस्थाएं हैं, ठीक है ना। विवाह एक संस्था है जो कि विवाह कराने का काम करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना सामाजिक संरचना में ये सब आता है, ठीक है ना। और जो सामाजिक मानव विज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि ये संस्थाएं समाज को कैसे प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। जो सामाजिक संरचना है वो इन सबसे मिलकर बनती है, वो कैसे क्या सब प्रभावित करती है समाज को, ठीक है। समझ आ रहा है। तो इसी की हम बात करेंगे। और आगे देखो, धार्मिक मान्यताएं और विश्वास, ठीक है। कौन कौन सी धार्मिक मान्यताएं थी पुराने टाइम में, ठीक है, समाज में। और जो समुदाय हैं, समाज में जो विभिन्न विभिन्न समुदाय रहते हैं, उनकी क्या धार्मिक मान्यताएं थी, वो किस, उनका विश्वास क्या था, ठीक है। तो इस सब के बारे में जो अध्ययन है, जो समझाने का काम है, वो किसका है, सामाजिक मानव विज्ञान का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप ऐसे बता सकते हो। तो इस विषय के अंतर्गत क्या विभिन्न समाजों में धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों का अध्ययन किया जाता है कि जो पर्टिकुलर समुदाय हैं, ठीक है, जो विभिन्न समाज हैं उसमें रहने वाले जो समुदाय हैं, उनकी धार्मिक मान्यता क्या है, वो किस भगवान को फॉलो करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ठीक है। और उनके विश्वासों का अध्ययन करना, ठीक है, मतलब वो किस पर विश्वास करते हैं, सबका अध्ययन किया जाता है, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, ठीक है। तो समझ आ गया कि भाई धार्मिक मान्यता हो गया, विश्वास हो गया, जो कि समाज से जुड़ी हुई है, सामाजिक मानव विज्ञान समाज से जुड़ा हुआ विज्ञान, ठीक है। तो इसमें हम मानव यानी कि मानव से जुड़ा हुआ है और समाज, मानव समाज में रहता है, ठीक है ना। तो समाज से रिलेटेड जो भी बातें होगी उसका अध्ययन समाज के मानव विज्ञान में किया जाता है। तो ये भी एक उसी का हिस्सा है। तो इसके बारे में ध्यान रखना भाई, धार्मिक मान्यताएं और विश्वास के बारे में समझना, जानना, अध्ययन करना, वो भी सामाजिक मानव विज्ञान में ही आता है, ठीक है। आगे देखो, आर्थिक संरचना। अरे भाई कोई समाज में रहता है, अब समाज में लोग किस प्रकार से अपनी जीविका चला रहे हैं, ठीक है। जो अलग अलग समुदाय हैं वो किस जीविका से जुड़े हुए हैं, उनके आजीविका का साधन क्या है, वो कैसे कमाते हैं, क्या खाते हैं, समझ रहे हो। तो ये आर्थिक संरचना में आते हैं। तो इसका अध्ययन भी किसमें करा जाता है, वो सामाजिक मानव विज्ञान में ही करा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें आप यही बताओगे। और अलग अलग समाजों में क्या आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन भी सामाजिक मानव विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। जो अलग अलग समाज उसमें किस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां थी, ठीक है, कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां जो थी विभिन्न समुदाय उसको करते थे और अपने जीविका चलाते थे, ठीक है। तो इस सब का अध्ययन भी इसी में करा जाता है सामाजिक मानव विज्ञान में, ठीक है ना। और इसमें क्या आजीविका के साधन, ठीक है, कि आजीविका के साधन क्या है, व्यापार, वस्तु विनिमय और कार्य विभाजन का विश्लेषण शामिल है, ठीक है ना। यानी कि वस्तु विनिमय क्या होता है कि वस्तु के, पहले आज के टाइम में तो मुद्रा होती है, पहले थोड़ी ना मुद्रा होती थी। अब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप पैसे देते हो, सामान खरीद लेते हो। लेकिन पहले टाइम पे ऐसे नहीं होता था, मुद्रा नहीं होती थी, वहाँ वस्तु विनिमय चलता था। यानी कि अगर किसी को चावल की ज़रूरत है, ठीक है ना, और मेरे पास चावल है, ठीक है, और मुझे गेहूँ चाहिए, ठीक है, तो जिसको जिसको चावल चाहिए और मुझे गेहूँ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, गेहूँ देके उससे चावल ले लूँगा, ठीक है। समझ रहे हो, किसी को गेहूँ चाहिए, ठीक है ना, और मेरे को चावल चाहिए, समझ रहे हो, तो उसके पास वो चीज़ होगी और मेरे पास जो चीज़ होगी, हम एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि वस्तु का विनिमय कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको। तो वस्तु विनिमय हो गया। और कार्य का विभाजन, यानी कि जो लेबर है वो कैसे बटी हुई थी, जो काम है वो कैसे विभाजन था समाज में, तो उस सब का विश्लेषण जो किया जाता है वो इसी में किया जाता है, ठीक है, सामाजिक मानव विज्ञान में, ठीक है। समझ आ गया। तो ये आपको बता देना आर्थिक संरचना में, ठीक है। और ध्यान रखना ये एक अलग से भी आपका आ जाता है टिप्पणी करने के लिए, तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। एक क्वेश्चन में आपको जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपके अलग से भी आ सकते हैं टिप्पणी करने के लिए, तो आपको ध्यान से समझ लेना है एक बात को। उसके बाद देखो समाज का विकास और बदलाव, ठीक है ना। अब ये भी जो समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आते रहते हैं, परिवर्तन किस प्रकार आए, कैसे आए, ठीक है, बदलाव क्यों हुआ, तो इस सब का जो अध्ययन है, ठीक है ना, इस सब को जो विश्लेषण है वो भी सामाजिक मानव विज्ञान में किया जाता है। तो आप ये बता सकते हो उसमें कि समय के साथ समाज में होने वाले जो बदलावों का अध्ययन भी इसी विषय का हिस्सा है, ठीक है ना। और ये देखा जाता है कि कैसे आधुनिकता, यानी कि जो ये चल रहा है, ठीक है, मॉडर्न एज जो चल रही है, तो आधुनिकता, औद्योगिकरण, यानी कि जो उद्योग लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना, अब उद्योगों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं।
और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। आज क्या हो गया, पूरा विश्व एक हो चुका है, ठीक है। सब हमको कहीं भी जाना हम जा सकते हैं, ठीक है। हमें कहीं दूसरे देश की किताब पढ़नी हो तो हम वो भी पढ़ सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये सब क्या वैश्वीकरण के कारण है, ठीक है ना। मुद्राओं का एक्सचेंज हो रहा है, एक व्यक्ति दूसरी जगह पर जा सकता है, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण है, यानी पूरा विश्व क्या हो गया, एक हो गया है। तो वैश्वीकरण ने क्या परंपरागत समाजों को प्रभावित किया है, ये सबका विश्लेषण करना कि जो कैसे जो आधुनिकता है, औद्योगिकरण है, जो वैश्वीकरण है, किस प्रकार से इन्होंने क्या करा है, समाजों को प्रभावित करा है, इस सबका अध्ययन करना किसका हिस्सा है, सामाजिक मानव विज्ञान का हिस्सा है। भाई समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, वो तो हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक संस्था को परिभाषित कीजिए और विभिन्न प्रकार के विभागों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आपको ये बताना भाई सामाजिक संस्था क्या होती है, ठीक है ना, परिभाषित करना है आपको, और विवाह के प्रकार पर आपको बताना है, ठीक है। विवाह भी क्या एक सामाजिक संस्था, आपको मैंने पीछे ही बताया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन को समझना है पहले, तभी तो आंसर कर पाओगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपको बता ही चुका हूँ भाई, सामाजिक संस्था क्या है, और जो विवाह होती है, जो शादियाँ होती हैं, उसके प्रकार बता दो भाई। सिंपल सी बात हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो देखो, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, सामाजिक संस्था की। भाई सामाजिक संस्था क्या होती है, तो देखो सामाजिक संस्था क्या एक ऐसा संगठित ढांचा होता है जो कि समाज में क्या है, लोगों के व्यवहार, उनकी क्रिया यानी कि एक्शन, और पारंपरिक संबंधों को नियंत्रित करता है, ठीक है। समाज में लोगों के व्यवहार को, क्रियाओं को, ठीक है, जो उनके एक्शन है, और उनके विभिन्न समुदाय के आपस में संबंध किस प्रकार के होंगे, इसको रेगुलेट करना, नियंत्रित करना हमारी सामाजिक संस्थाओं के काम होते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग समाज में एक सामाजिक संस्थाएं होती हैं जिसकी हम बात करने, बट हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसकी बात करें, विभाग की हम बात करेंगे। तो विभाग भी एक सामाजिक संस्था है, तो उसकी हम बात करेंगे जो कि विभाग को नियंत्रित करती है, ठीक है ना। तो सामाजिक संस्था क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए भाई कि समाज में एक सामाजिक संस्था का संगठित ढांचा होता है कि जो समाज में लोगों के व्यवहार हैं, ठीक है, उनकी जो क्रियाएं हैं, और जो पारस्परिक संबंध कैसे दूसरे समुदाय के साथ, इसको रेगुलेट करना, इसको नियंत्रित करना, ये हमारी सामाजिक संस्था होती है, ठीक है ना। इसका काम भी यही होता है, ठीक है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज में स्थिरता लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाना, ठीक है, और अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। तो जो समाज है उसमें अस्थिरता ना फैल जाए, यानी कि लोग मिलजुल कर रहें, एक संबंध बना कर रहे, तो और डिसिप्लिन रहे, तो इस सब का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है सामाजिक संस्था का, ये सब बना कर रखना होता है, ठीक है। और विवाह भी क्या एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, ठीक है, जो क्या है परिवार निर्माण और सामाजिक संबंधों को संरचना प्रदान करती है, ठीक है। विवाह से क्या होता है, परिवार बनता है, ठीक है ना। तो सामाजिक संस्था एक महत्वपूर्ण है, ठीक है, विवाह भी। तो ये क्या है, जो कि परिवार निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, समझ रहे हो भाई। जो परिवार कैसे बनता है, शादी होगी तभी तो होगा, ठीक है। ऐसे परिवार बढ़ता है, तो ध्यान रखना। तो परिवार निर्माण और सामाजिक संबंध को संरचना देती है भाई, ठीक है। जो सामाजिक संबंध है वो कैसे होते हैं, जब एक व्यक्ति है वो दूसरे से शादी करता है, तो इससे क्या होता है, संबंध बनते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं, ठीक है। तो परिवार का निर्माण और सामाजिक संबंधों को संरचना प्रदान करती है, ठीक है। जो विवाहिक सामाजिक संस्था है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सामाजिक संस्था बताई, ठीक है। विवाह भी एक सामाजिक संस्था है, उसका काम क्या होता है मैंने आपको यही बता दिया, ठीक है। एक बात का ध्यान आपको रखना है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि विवाह के प्रकार भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो विवाह के प्रकार की हम बात कर लेते हैं, आप उन्हें सुना भी होगा कई बार, ठीक है। तो विवाह की क्या विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, जो कि क्या साथी की संख्या और विवाह के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। साथी की संख्या मतलब कि जिसके संग शादी हो रही है वो हमारा साथी होएगा, ठीक है। ऐसा पुरुष के साथ भी और ऐसा महिला के साथ भी है, महिला के लिए पुरुष साथी, पुरुष के लिए महिला साथी हो जाती है, ठीक है। तो साथी की संख्या कितनी है, ठीक है ना। और विवाह के प्रकार के आधार पर क्या है, वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। विवाह की जो विभिन्न श्रेणियां होती हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहला है हमारा एक विवाह, आप कह लो एकल विवाह, ठीक है, यानी कि मोनोगैमी, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर मोनोगैमी का मतलब होता है नहीं, एकल विवाह। एकल विवाह से आपको समझ जानना है, जिसमें क्या होता है, नॉर्मली एक पुरुष होता है और एक महिला होती है, ठीक है, वो आपस में शादी कर लेते हैं, तो हमारे क्या होता है, एकल विवाह होता है। और ये प्रचलित भी काफ़ी है, ठीक है, आज के टाइम पे भी। तो इस प्रकार के विवाह में क्या होता है, एक पुरुष होता है और एक महिला के बीच क्या होता है, विवाह हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये एकल साथी वाली व्यवस्था है। साथी कितने होते हैं, एक। मॉडर्न में भी जो प्रचलित है
एक एक पुरुष और एक महिला आपस में करते हैं, शादी करते हैं, ठीक है, तो उसमें साथी की संख्या कितनी है, एक होती है, तो उसको एकल साथी वाली व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि अधिकांश समाजों में प्रमुख रूप से प्रचलित है और अपनाई भी जाती है, ठीक है। देख लो आज के टाइम पे भी तो ये अपनाई जाती है। हो सकता है कि ऐसा कि एक जो लड़की है वो दो लड़कों से शादी कर ले, या जो एक लड़का है वो दो लड़कों से शादी कर ले, ऐसा प्रचलित नहीं है, हो जाती होगी, बट मेनली इस जो समाज अपनाता है वो इस वाली व्यवस्था को अपनाता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और कानूनी में धार्मिक महत्व भी रखती है, ठीक है, तो ये एकल विवाह है, इसका कानूनी और धार्मिक महत्व भी बहुत है, तो आप इस एकल विवाह में आप ये सब बता सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। अगला है आपका बहुविवाह, ठीक है ना, यानी कि पॉलीगैमी, ठीक है, जिसमें क्या है, पत्नियों की संख्या, ठीक है, जो मेनली साथी की संख्या है ना, उसके आधार पर क्या इसके दो प्रकार होते हैं, कितने, इसमें हमारा आता है बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा, ठीक है ना। बहुपत्नी में क्या होता है, जब एक पति के ज्यादा पत्नी हो, ठीक है ना, एक जो पुरुष है उसकी ना ज्यादा मतलब कि ज्यादा महिलाओं से संबंध रख रखा हो, तो वो क्या होता है, हमारा बहुपत्नी प्रथा होती है। बहुपति यानी कि एक महिला के ज्यादा पति होना, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बहुपति प्रथा हो जाता है। तो यही क्या है हमारा, एक इसमें एक व्यक्ति के एक से अधिक साथी हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, दो प्रकार उसके होते हैं, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। पहला है हमारा बहुपत्नी प्रथा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो बहुपत्नी प्रथा काफी आसान है, मैंने आपको बता भी दिया है। वैसे इसमें क्या होता है, एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती हैं, ठीक है ना। तो बहुपत्नी प्रथा में क्या होता है, एक पुरुष की अधिक पत्नियां होती हैं, और इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व भी होता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका क्या धार्मिक और सामाजिक महत्व भी होता है, प्रचलित भी ऐसे ही है समाज में, बट आज के टाइम में मैं कहूँ तो इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बहुपति प्रथा की, तो इसमें देखो, इसमें क्या एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, बहु यानी ज्यादा, बहु का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, बहु का मतलब एक दूसरी चीज भी होती है, बट लेकिन हम कंटेक्स्ट में देखें कि बहु का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है ना। और बहुपति यानी कि ज्यादा पति, तो प्रथा यानी कि एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं, ठीक है ना, जो कि मेनली मैं बात करूँ दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य प्रथा है ये, ठीक है ना। और पुराने टाइम की बात कर दो, दक्षिण भारत में एक मेनली प्रथा थी, मुख्य प्रथा थी, जहाँ पर क्या है, एक महिला के एक से अधिक पति होते थे, ठीक है ना। और इसे क्या है, भ्रातृक और अभ्रातृक में बांटा जाता है, ठीक है ना। भ्रातृक में क्या होता है, अब देखो, एक महिला के एक से अधिक पति, ध्यान से समझना, ठीक है ना, ये भ्रातृक और अभ्रातृक समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, एक महिला है, ठीक है, ठीक है, एक महिला है, इससे क्या है, एक से एक से ज्यादा पति हैं, ठीक है, एक से क्या है भाई, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा पति हैं, दो, मैंने एक मान लो एग्जाम्पल है, ठीक है, एक और मान लो भाई, ड्राइंग बेकार है मेरी, बस समझने का प्रयास करना, ठीक है। एक महिला के एक से ज्यादा पत्नी है, एक महिला के ज्यादा पत्नी है, तो ये आपस में क्या होंगे, सारे इसको भाई माना जाएगा, ठीक है ना। तो एक महिला के ज्यादा पति यानी कि बहुपति प्रथा, जिसमें क्या है, सारे क्या है आपस में भाई माने जाते हैं, उसको हम बोलते हैं भ्रातृक, ठीक है ना। और दूसरा माना जाए अभ्रातृक, जिसमें क्या होगा, एक महिला के जो पति हैं वो आपस में क्या है, ब्रदर नहीं माने जाएंगे, ठीक है, ब्रदर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भ्रातृक और अभ्रातृक में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो आप इसको लिखना चाहो तो अलग से लिख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। भ्रातृक यानी कि एक महिला के जो पति वो आपस में भाई कहलाए जाएंगे, और अभ्रातृक में क्या होता है, जो जो जिस अलग अलग जो जिससे महिला ने शादी करी है अलग अलग पुरुषों से, वो आपस में भाई नहीं कहलाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यह भ्रातृक हो जाता है, समझ आ गया। अगला है देवर विवाह, ठीक है ना। तो देवर विवाह में क्या होता है, काफी आसान है, आप बता सकते हो कि ये प्रथा क्या एक प्रकार की बहुपति प्रथा ही होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने दिवंगत भाई की पत्नी से विवाह करता है, ठीक है ना। अब मान लो कि दो भाई थे, ठीक है ना, एक बड़ा और एक छोटा, तो बड़े की जो वाइफ थी, तो बड़ा भाई क्या हो जाता है, मर जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जो विधवा पत्नी है वो क्या करेगी, अपना जो उसका छोटा भाई था, ठीक है ना, अपने पति का जो भाई था उसका जो उसका देवर लगेगा, तो उससे क्या कर लेती, शादी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं देवर विवाह, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, ये भी एक बहुपति प्रथा है भाई, पहले उसका एक पति था ही, ठीक है ना, फिर दूसरा क्या होता है, तो देवर है, तो उसने उससे शादी कर ली, तो जब भी तो एक पति से ज्यादा पति हो गए ना, तो यहाँ पर इसको भी एक बहुपति प्रथा हम कह सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के अपने दिवंगत भाई की
पत्नी से विवाह कर लेता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। और ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के कुछ जातियों में प्रचलित है, ठीक है ना। मेरे लिए मैं कहूँ तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश की कुछ हमें प्रजातियों में, प्रजाति कह रहा हूँ, जातियों में हमें प्रचलित देखने को मिलती है, ठीक है भाई। समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ आपको? नहीं समझ आ रहा है तो एक बार पीछे करके देख लो, ठीक है, समझ आ जाएगा। उसके बाद है शाली विवाह, ठीक है ना। काफ़ी आसान है ये भी, ठीक है, एक बार सुनते ही आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको ज़्यादा समझ आती है। और इस प्रकार में क्या है, जो शाली विवाह की व्यक्ति की पत्नी के निधन के बाद, ठीक है ना, एक ए व्यक्ति है, ठीक है, ए उसकी और बी उसकी वाइफ है, ठीक है। तो अब ध्यान समझना, इस प्रकार में क्या होता है, व्यक्ति की पत्नी के निधन के बाद, ठीक है ना, ये ए व्यक्ति था, ठीक है ना, ये उसकी पत्नी का निधन हो गया, क्या हो गया, पत्नी का निधन हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई, पत्नी का निधन हो गया, ठीक है। ध्यान, 2 मिनट रुकना। ठीक है, क्या हो जाता है, पत्नी का निधन हो जाता है, ठीक है ना, बी उसकी पत्नी थी, उसका निधन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, वह उसकी बहन से शादी कर लेगा, विवाह कर सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शाली विवाह, ठीक है ना। तो बी तो उसका तो निधन हो गया, ठीक है, तो सी जो उसकी बहन है, बी की बहन क्या होगी, सी हो जाएगी। तो जो ए व्यक्ति था ये क्या इसकी बहन से विवाह कर लेगा, जो कि क्या इसकी साली लगेगी, तो क्या हो जाएगा, साली विवाह। इसको हम कहते हैं कि भाई जो उसकी पत्नी है उसके निधन के बाद जो उसकी बहन है उससे शादी कर लेता है एक व्यक्ति, तो उसको हम बोलते हैं शादी विवाह, ठीक है ना। और ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, कई आदिवासी समूहों में देखने को मिलता है, देखा जा सकता है, ठीक है, समझ आ रहा है। मेनली ये प्रचलित नहीं होता, ये आदिवासी समूह में देखा जाता है। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वहाँ समझ आपको आ गया होगा, विवाह के प्रकार क्या है, ठीक है, सामाजिक संस्था क्या है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जेंडर स्तरीकरण में सामाजिकरण की भूमिका की विवेचना कीजिए, आपको ये बताना है। जो जेंडर है, ठीक है ना, जेंडर स्तरीकरण में हमने क्या देखा होगा, समाज में जेंडर बांट दिए गए, ठीक है, स्तर कर दिया गया भाई, पुरुष महिला, तो ऐसे जेंडर बांट दिए गए हैं। तो जेंडर का जो स्तरीकरण ये किया गया है ना, उसमें सामाजिकरण की भूमिका क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी की बात करें तो देखो आप कैसे लिखोगे, तो पहले आप कैसे हेडिंग बनाने की भाई, जेंडर स्तरीकरण में सामाजिकरण की भूमिका, ठीक है ना। देखो, तो जेंडर स्तरीकरण का अर्थ है भाई समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता से है, ठीक है ना। तो जेंडर स्तरीकरण का मतलब क्या, आपने महिला और पुरुष के काम बांट दिए, उनकी भूमिकाएं बांट दी, तो इससे के असमानता को जन्म देता है ना, ठीक है। तो जेंडर स्तरीकरण का मतलब यही है कि समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता, जिसमें क्या है, उन्हें उनके लिंग के आधार पर यानी कि जेंडर के आधार पर अलग अलग भूमिकाओं और अधिकारों के साथ देखा जाता है। भाई महिला है तो उसके ये भूमिकाएं हैं, और घर में रहेगी उसके ये अधिकार है, ठीक है। पुरुष है वो उसकी भूमिका भारी कामों में है, वो इसका उसके ये अधिकार है। जब इस प्रकार की भूमिकाओं और कामों में अधिकारों में बांट दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं जेंडर स्तरीकरण, यहाँ पर ही असमानता को जन्म दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आप बताओगे जेंडर का स्तरीकरण का मतलब क्या होता है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी आसान है, कुछ इसमें हार्ड तो है नहीं, ठीक है, आप को समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद देखो, सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या है, व्यक्ति अपने समाज के नियम, मूल्य और व्यवहार सीखता है, ठीक है ना। अब बात आएगी जेंडर स्तरीकरण में समाज की भूमिका, सामाजिकरण की भूमिका। तो सामाजिकरण का मतलब क्या होता है, ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना। मैं बोल दूं सामाजिकरण ही है, ऐसा नहीं है। सामाजिकरण एक पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत क्या होता है, व्यक्ति अपने समाज के नियम सीखता है, वो मूल्य सीखता है, व्यवहार सीखता है। मान लो कि आप बचपन से बड़े हो रहे हो, ठीक है ना, तो अब किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, ये कैसे सीखते हो, आप अपने आसपास रहकर सीखते हो, ठीक है। तो वही क्या सामाजिकरण है, परिवार आपका एक सामाजिकरण का हिस्सा है, ठीक है। तो जहाँ भी आपने बचपन से लेकर बड़े हुए हो, जहाँ जहाँ आपने कुछ कुछ बातें सीखी हैं, जो मूल्य सीखे हैं, समाज में कैसे रहना है वो नियम सीखे हैं, और आपको व्यवहार कैसे करना है ये सिखाता है, ठीक है ना, सीखता है। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया होती है पूरी, ठीक है। तो इसी ने क्या है, ये जेंडर में स्तरीकरण किया है, ठीक है, भूमिकाओं को अलग अलग किया है दोनों की, ठीक है, समझ आ रहा है। और सामाजिकरण की भूमिका में जेंडर स्तरीकरण में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। और सामाजिकरण की भूमिका जो है जेंडर स्तरीकरण में इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि यही प्राक प्रक्रिया क्या है, व्यक्ति के लिंग के आधार पर समाज द्वारा अपेक्षित भूमिकाओं और मानदंडों को विकसित करती है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि यही सामाजिकरण क्या करती है, व्यक्ति के लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर समाज द्वारा जो अपेक्षित भूमिकाएं होनी चाहिए महिलाएं के पुरुष की, उन मानदंडों को विकसित करता है। समझ आ रहा है, तो ये आप बता सकते हो। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया भाई, ठीक है, तो इसमें आप ये बता सकते हो, ठीक है। आगे देखो,
उपयुक्त उदाहरणों के साथ राजनीतिक संस्थाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, मेनली आपको ये बताना है। अब राजनीतिक संस्था यानी कि उस टाइम पर किस प्रकार से अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाजों में एक तरह से लीडरशिप क्वालिटी वाली बात, यानी कह लो कि शासन किस प्रकार से चलाया जा रहा था। ठीक है ना, तो उनको राजनीतिक संस्थाएं बोलेंगे। जैसे कि आज के टाइम पे हमारी कार्यपालिका है, ठीक है, संसद है और न्यायपालिका है, तो हमारी राजनीतिक संस्थाएं हैं सब। ठीक है, तो उस टाइम पर कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं होती थी इसकी हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखो, राजनीतिक संस्था क्या, समाज के संगठन और नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है ना, तो राजनीतिक संस्था है क्या भाई, समाज का संगठन जो है और उसको नियंत्रित कैसे करना है समाज को, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इनका कार्य क्या होता है, समाज में शक्ति का प्रबंधन, संसाधनों का नियंत्रण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर, देखो कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग समाज में अलग अलग होगी, आपको बताऊंगा अभी। इसका मेनली काम क्या होता है, शक्ति का प्रबंधन करना। ठीक है, जो पावर है वो किस किस के पास रहेगी, कैसे रहेगी, इसका जो मैनेजमेंट है, और संसाधनों का नियंत्रण किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और आपका और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, क्या बोला मैंने, और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, तो जो समाज की व्यवस्था उसको बनाए रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा राजनीतिक संस्थाओं का काम हो जाता है, जो कि इनका करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, और विभिन्न समाजों में क्या राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, और राजनीतिक संस्थाओं के कुछ प्रमुख प्रकार जो है आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, पहला है बैंड समाज। क्या है भाई, पहला बैंड सोसाइटीज। काफ़ी आसान है, इसमें क्या बता सकते हो आप कि जो बैंड समाज है वो छोटे साधारण समाज होते हैं। ठीक है, जो बैंड समाज क्या है, पहले तो वही पता होना चाहिए बैंड समाज क्या होता है। तो छोटे और साधारण समाज होते हैं। ठीक है, और इसमें अक्सर जो शिकार और संग्रहण करने वाले समुदाय पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनका काम मिलने क्या होता है, शिकार करना होता है। ठीक है, जो फल फ्रूट हो गया उसको इकट्ठा करके अपना जीवन चलाना होता है, यानी कि संग्रहण और शिकार। ठीक है ना, मेनली जो ऐसे समुदाय पाए जाते हैं जो शिकार करते हैं, संग्रहण करने वाले होते हैं, तो उसमें ये वही समाज होते हैं जिनको हम बैंड समाज बोल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी साधारण समाज ये होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कुछ परिवारों का समूह होता है। ठीक है, जो आप कुछ समुदाय हैं उन्हीं का आपस में समूह क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, जिसमें कोई औपचारिक नेता नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है भाई, कुछ परिवार आपस में मिलकर समूह बनाया, जो निर्णय लेना है वो ले लिए, जो इनके समाज के लिए ठीक है बस उसको मानने जाता है। इसमें कोई औपचारिकता नहीं है, इसमें ना कोई औपचारिक नेता होता है कि हाँ एक लीडर होगा वो कुछ बोलेगा, नहीं। इसमें सारे समूह होते हैं, वो आपस में भाई बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जो निर्णय लेना होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, बैंड समाज में आप ये बता सकते हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो बैंड समाज में जो ये समूह बना रहे हैं ना, यही क्या एक राजनीतिक संस्था है। ठीक है, जिसमें कोई औपचारिक नेता नहीं होता है, और जो निर्णय क्या है वो सामूहिक रूप से सहमति से लिए जाते हैं। मैंने ये तो बोला आपको भाई, तो उसमें क्या होता है समूह बना लेते हैं, सामूहिक रूप से क्या सहमति इनमें हो जाती है, तो उससे निर्णय ले लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए कालाहारी रेगिस्तान के कुंगसान समाज। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि जो कालाहारी रेगिस्तान के जो कुंगसान समाज में क्या है, जो निर्णय है वो सामूहिक चर्चा और सहमति से लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल अपने एग्जाम में ही बताना। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें क्या है सभी सदस्य समान रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, तो कुंगसान समाज जो कि बैंड समाज का एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो है सामूहिक चर्चा होती है और सहमति से क्या सारे निर्णय ले लिए जाते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई यहाँ पर। उसके बाद है वंशीय समाज, यानी कि लीनिएज सोसाइटी। इसमें आप क्या बता सकते हो, देखो जो वंशीय समाज है इसमें क्या रिश्तेदारी आधारित समूह होते हैं। ठीक है ना, वंश पता चल रहा है, जो वंश चलता आ रहा है। ठीक है ना, तो वंशीय समाजों में क्या होता है भाई, एक समाज में क्या एक ही वंश मेनली हो। ठीक है, वंशीय समाज उसको हम कहेंगे। इसमें क्या होता है, रिश्तेदारी आधारित हमें क्या मिलती है, समूह होते हैं, जो कि क्या है राजनीतिक और कानूनी भूमिकाएं निभाते हैं। ठीक है, जो वंशीय समाज होते हैं इसमें रिश्तेदारी आधारित समूह होते हैं मेनली, इसमें जो राजनीतिक भूमिका है वो निभाते हैं। ठीक है, और इन समूह में क्या होता है, वंश के बुजुर्ग जो है विवादों को सुलझाते हैं। ठीक है ना, जो समाज में जो एक वंशीय समाज चला आ रहा है, ठीक है, कि वंश चल रहा है उस समाज में एक पर्टिकुलर वंश के लोग रहते हैं, उसके जो बुजुर्ग होते हैं वो विवादों को सुलझाते हैं। ठीक है, जितने भी आर्थिक संपत्ति हैं, जो भी संपत्ति का प्रबंधन भी वो करते हैं, जितने विवाद हो गए। ठीक है, और जितने भी प्रबंधन है संपत्ति को लेकर वो जो प्रबंध करते हैं, विवाद सुलझाते हैं, वो मेनली कौन सुलझाते हैं, बुजुर्ग सुलझाते हैं। ठीक है, वंश के। ठीक है ना, समझ आ रहा है भाई क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ये बता देना है। ठीक है, उदाहरण के लिए सूडान के नुएर समाज में, ठीक है ना, विभिन्न वंशों के जो बुजुर्ग हैं, ठीक है ना, वंशीय समाज में क्या होता है, जहाँ पर कोई एक वंश हो या
अलग अलग वंश के लोग हों वहाँ पर, क्या है, जो वहाँ के बुजुर्ग हैं उनके द्वारा क्या समाज में विवादों का समाधान किया जाता है, ठीक है ना। और आंतरिक और बाहरी संबंधों का प्रबंधन भी किया जाता है, यानी कि एक समाज के अंदर और बाहरी संबंध जो है एक समाज के, उसका प्रबंधन भी कौन करता है, वंश समाज द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग जो है ये विवाद सुलझा रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक राजनीतिक संस्था हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया आपको। ये आप बता सकते हो, इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला था उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको क्या बताना है, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो मुखियाई समाज, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं चीफ डम्स। तो मुखियाई समाज, जैसे मुखिया हो, सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है, इसमें एक मुखिया होता है, उसको हम बोलते हैं मुखियाई समाज, ठीक है ना। और मुखियाई समाज के अधिक संगठित होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पीछे मैंने देखा वहाँ पर कोई मुखिया नहीं था, बहुत सारे बुजुर्ग मिलकर क्या कर रहे हैं, विवादों को सुलझा रहे हैं। वहाँ पर परिवार जो थे, विभिन्न जो समुदाय के परिवार थे, वहाँ पर मिलकर वो सहमति से निर्णय ले रहे थे। लेकिन मुखिया समाज में क्या होता है, मुखिया होता है, जब एक लीडर होता है या मुखिया होता है, वो क्या करता है, अधिक संगठित होता है, वहाँ पर क्योंकि नियम होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, तो क्या आपस में क्या संगठित करके रखता है लोगों को, ठीक है, समाज को। तो मुखिया समाज क्या होता है, अधिक संगठित होते हैं, और इनमें एक मुखिया या नेता होता है, ठीक है, जो थोड़ी ऊंची स्थिति पर होता है, ठीक है। आज के टाइम पे भी जो मुखिया है हमारा, जैसे कि जो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष तो वही है, ठीक है, जिसके पास मेन पावर है, ठीक है, तो वो क्या थोड़ी ऊंची स्थिति पर होता है। तो इसी प्रकार जो नेता होता है वो थोड़ी ऊंची स्थिति पर होता है। और मुखिया का कार्य क्या होता है, अनुयायियों को इकट्ठा करना और समाजों में संसाधनों का वितरण करना होता है, ठीक है। जो मुखिया मेनली काम क्या होता है, जिस समाज का वो मुखिया है वहाँ पर जितने भी संसाधन है उसका वितरण सही तरीके से हो, ठीक है। जो अनुयायी हैं, जो उसके फॉलोवर्स है, उसको इकट्ठा करना और समाज में सही से नियंत्रण करवाना, उस रेगुलेशन नियम को फॉलो करवाना, ठीक है, और समाज में संसाधनों का वितरण सही तरीके से करवाना होता है, ठीक है, इस मुखिया का काम। समझ आ गया भाई, ये आप इसमें बता सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, ट्रोबरी एंड द्वीपों के समाज में मुखिया समाज को भोजन, जो मुखिया है, ठीक है, मुखिया समाज को क्या है, भोजन और अन्य सामग्रियों का वितरण करता है, ठीक है ना। तो ये आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है भाई, जो ट्रोबरी एंड है, ठीक है ना, ट्रोबरी एंड द्वीपों के जो समाज में क्या एक मुखिया होता है, जिसका मेनली काम क्या है, भोजन और अन्य सामग्रियों का वितरण करना होता है, ठीक है ना। जिससे क्या है, उसकी प्रतिष्ठा और अधिकार बढ़ता रहता है, ठीक है, जो मुखिया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप ये बता सकते हो। उसके बाद है राज्य, यानी कि स्टेट। तो इसमें आप ये बताओगे कि जो राज्य है, एक क्या केंद्रीकृत राजनीतिक संस्था होती है, जिसमें क्या संरचित सत्ता होती है, यानी कि पावर होती है, और बलपूर्वक शक्ति का उपयोग होता है। जो राज्य है ये केंद्रीकृत राजनीतिक संस्था होती है, जिसमें शक्ति का बंटवारा नहीं होता है दूसरे के पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सत्ता है और जो बलपूर्वक शक्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पावर का यूज किया जाता है और शक्ति का क्या फोर्सफुली यूज करा जाता है। और राज्य में क्या होते हैं भाई, शासक, नौकरशाही और सैन्य या पुलिस बल का संगठन होता है, ठीक है। जैसे हम देखें आज के टाइम पे कि हमारे पास शक्ति कैसी विकेंद्रीकृत यानी बटी हुई है, केंद्र के पास अलग है, राज्य के पास अलग है। मेनली यहाँ पे राज्य का मतलब यहाँ पर ये बोला है कि जो राजनीतिक संस्था क्या केंद्रीकृत है, यानी कि एक टॉप पे सबसे होगा, ठीक है ना। और उसके अंदर हमारे यहाँ पर क्या होंगे, नौकरशाही होंगे, यानी अधिकारी होंगे बहुत सारे, और सैन्य भी होगा और पुलिस बल भी होगा, ठीक है ना। तो राज्य में यहाँ पर जो बताया गया है, आपको उसमें यह बताना है कि भाई जो शासक है, नौकरशाही है और सैन्य और पुलिस बल का एक संगठन होता है, ठीक है, राज्य में, और जो कि कानून को लागू करने, समझ आ रहा है आपको, और कर यानी कि टैक्स संग्रहण में सक्षम होते हैं, समझ आ रहा है, क्योंकि यही मेनली एक संगठन होता है राज्य में, ठीक है, जो कि क्या है, कानून को लागू करवाता है, फॉलो करवाता है, और जो कर संग्रहण टैक्स होता है उसको करने, इकट्ठा करने में, संग्रहण करने में सक्षम होता है, ठीक है, समझ आ गया। उदाहरण के लिए जो प्राचीन मिस्र है एक राज्य था, ठीक है ना, समझ आ रहा है, जहाँ फराओ क्या एक राजनीतिक और धार्मिक नेता होता था, ठीक है, जब फराओ एक शासक होता था, और इस उसे क्या व्यापक क्षेत्र और जनसंख्या पर अधिकार प्राप्त था, ठीक है, जो व्यापक क्षेत्र है और जो जनसंख्या है उस पर उसका अधिकार प्राप्त था, उनसे वो टैक्स कलेक्ट कर सकता था, और उन पर क्या है वो जो नियम है उसको थोपता था, लागू करवाता था, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप ये बता सकते हो। अब हम बात करते हैं टिप्पणियों की। आपके एग्जाम में टिप्पणी में आती है, 100 मार्क्स का एग्जाम आता है आपका, ये कितने मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का एग्जाम आपके में, 100 मार्क्स का एग्जाम आता है आपका, जो ये BANC है ना आपका 133, 100 मार्क्स का आता है। आपकी टिप्पणी भी आती है, ठीक है, टिप्पणी आपकी 10 मार्क्स की आती है, और जो वो क्वेश्चन है आपके जो मैं पीछे करा रहा हूँ 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, जितना मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना,
वो तो ठीक है, आप उतना लिख सकते हो, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना अपनी तरफ से, आपको वो भी लिखना है अपने एग्जाम में, ठीक है ना, समझ आ रहा है? ये नहीं कि आपको बस रटना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, उसको अपने एग्जाम में लिख के आओ, ठीक है। तो टिप्पणियों की बात हम कर लेते हैं। देखो, तो पहला है वंशावली, ठीक है, यानी कि जीनियोलॉजी। वंशावली क्या होती है? जो कि एक वंश की सूची देती हो भाई, वंश के बारे में जानकारी देती हो, वंशावली हो जाती है। काफी सिंपल है ये तो, ठीक है। तो वंशावली यानी कि जीनियोलॉजी क्या का अर्थ होता है? किसी व्यक्ति या परिवार के पूर्वजों का रिकॉर्ड रखना। भाई मैं हूँ, मान लो मेरा परिवार है, मेरे कौन कौन से पूर्वज रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड रखना क्या वो वंशावली हो जाएगी, मेरे वंश की वंशावली हो जाएगी वो, ठीक है। ऐसे कोई परिवार या उसके पूर्वजों का रिकॉर्ड रखना वंशावली हो जाती है, ठीक है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या परिवार की पीढ़ियों के संबंधों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति के जो परिवार है, ठीक है, उसके संबंधों यानी उसकी पीढ़ियों के संबंधों को रिकॉर्ड किया जाता है, एक रिकॉर्ड में रखा जाता है, उसको वंशावली बोलते हैं। और समझा जाता है कि एक व्यक्ति का उसके पूर्वजों से क्या संबंध है, ठीक है ना, उसके रिलेशन संबंधों का रिकॉर्ड रखना, क्योंकि इससे ये समझा जाता है कि एक व्यक्ति है उसका उसके पूर्वजों के साथ क्या रिलेशन है। तो वंशावली में आप ये सब बताओगे, ठीक है ना। और वंशावली के माध्यम से कि हम अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि हमारा जो परिवार है किस वंश या पृष्ठभूमि से संबंधित है, ठीक है। मान लो मुझे नहीं पता भाई, तो मैं अगर वंशावली होगी तो मैं जान लूंगा कि मैं किस वंश से संबंधित हूँ, या मेरी वंश की पृष्ठभूमि क्या है, क्या योगदान रहा उसका समाज में। तो ये सब क्या वंशावली से पता चल जाता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजी बोलते हैं। और वंशावली का उपयोग क्या पारिवारिक इतिहास को समझने के लिए किया जाता है कि भाई हमारे परिवार का इतिहास क्या है, वो वंशावली से पता चल जाता है, ठीक है। जिससे क्या व्यक्ति अपनी पारिवारिक पहचान को मजबूत कर सकता है, और अपने संस्कृति की जो उसकी सांस्कृतिक जड़ें हैं भाई की जो उसके, क्योंकि वो वंशावली के बारे में जान रहा है, अपने पूर्वजों के बारे में जान रहा है, तो उससे क्या वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझ सकता है और मजबूत कर सकता है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब अगला देखो, अगला है हमारा आर्म चेयर मानव विज्ञानी, ठीक है। मानव विज्ञानी का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो आर्म चेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आर्म चेयर मानव विज्ञानी का मतलब ये होता है कि जो क्या है खुद उस जगह पर नहीं जा रहे हैं, किताबों से किसी दूसरे सोर्स से क्या कर रहे हैं, समाज के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, तो हमारा आर्म चेयर मानव विज्ञानी हो जाता है, ठीक है ना। तो आर्म चेयर मानव विज्ञानी वे लोग होते हैं जो कि क्या फील्ड वर्क या प्रत्यक्ष अध्ययन के बिना अपने कार्यालय या घर पर बैठकर मानव समाजों और सांस्कृतिक संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको कि जो फील्ड वर्क या प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मान लो कि पर्टिकुलर एरिया है वहाँ का हमें जानना है कि वहाँ पर समाज किस प्रकार से था, इस एरिया में मान लो पर्टिकुलर ए जगह है वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मुझे समाज के बारे में जानना है, तो ये प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा कि मैं उस पर्टिकुलर जगह पर गया, मैंने फिर अध्ययन करा, ठीक है ना। अब लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है, वहाँ पर जो दूसरा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो गया, ठीक है, वहाँ पर उसने अध्ययन करा, उसने कुछ अब निकाला होगा, मतलब वहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकाला होगा, फिर लिखा होगा, तो वो क्या उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उससे क्या है, अध्ययन करना घर बैठकर या कार्यालय में बैठकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्म चेयर मानव विज्ञानी हम बोलते हैं। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है भाई। तो आर्म चेयर मानव विज्ञानी में ये आप बताओगे। और आगे बात करूं, ये क्या है, अपने अध्ययन के लिए दूसरे शोधकर्ताओं की रिपोर्ट्स, जिसने दूसरे ने रिसर्च करी है उस फील्ड में जाकर, उस जगह पर जाकर, ठीक है ना। तो ये क्या अपने अध्ययन के लिए दूसरे शोधकर्ताओं पर, जो दूसरे रिसर्चिस्ट हैं उन पर, उनकी रिपोर्ट्स पर, यात्राओं के विवरण पर और प्रकाशित पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, जो कि उस फील्ड वर्क के लिए क्या कर रखा हो, प्रकाशित हो रखी हो, पब्लिश हो रखी हो, ठीक है ना। तो इसमें आप ये बताओगे जो आमचेर मानव विज्ञानी होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार कि जो मानव विज्ञानियों को क्या कहा जाता है? आर्म चेयर कहा जाता है, समझ आ गया। तो इसलिए इसका नाम क्या आर्म चेयर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मानव विज्ञानी को आर्म चेयर कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं फील्ड में नहीं जाते, जहाँ फील्ड है, ठीक है, जहाँ का अध्ययन करना है, उसके लिए क्या वहाँ पर जो गया उसने जो रिपोर्ट दी उससे अध्ययन कर लिया और अपना कार्य कर लिया, ठीक है। इसलिए इनको क्या आर्म चेयर कहा जाता है, और केवल पुस्तकों के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और आगे देखो, प्रारंभिक मानव विज्ञान के दौर में क्या कई विद्वान इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो प्रारंभिक मानव विज्ञान के दौर में, स्टार्टिंग के दौर में, ठीक है ना, कई विद्वान के आर्म चेयर मानव विज्ञानी की श्रेणी में ही आते हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया। तो इसमें आप ये बता सकते हो। उसके बाद नव
उद्विकसितवाद है, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब क्या होता है भाई, देखो तो आपको ध्यान से समझ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में हर बार आता ही रहता है ये, ठीक है। तो नव उद्विकसितवाद क्या है, 20वीं शताब्दी में मानव समाजों के विकास को समझने के लिए विकसित किया गया एक सिद्धांत है, ठीक है। तो जो 20th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 20th सेंचुरी का मतलब क्या है, अगर पता तो पहले कमेंट में बता दो, ठीक है ना। तो 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900 से आप बता सकते हो 2000, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो 1900 से 2000 सन का मतलब है 20वीं शताब्दी। तो इस टाइम पीरियड में मानव समाजों के विकास को समझने के लिए जो सिद्धांत विकसित किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, नव उद्विकसित वाद हम बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो। आगे देखो, और इस सिद्धांत क्या है, सांस्कृतिक विकास को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मानता है, ठीक है। जो ये नव उद्विकसितवाद जो सिद्धांत है, ये सांस्कृतिक विकास को क्या प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मानता है, और मानता है कि समाजों का विकास क्या रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, ये विभिन्न परिस्थितियों के और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। रैखिक प्रक्रिया मतलब ये नहीं कि समाज में एक तुरंत परिवर्तन आ गया, नहीं है, ठीक है ना, ये बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में परिवर्तन आए हैं, ठीक है, और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। क्योंकि एक समाज है पहले पर्यावरण पर निर्भर रहता होगा, फिर लेकिन वो पर्यावरण परिस्थिति वो धीरे धीरे खत्म होते चलेगा, ठीक है ना, फिर वो समाज के उस चीज़ पर निर्भर नहीं रहता होगा, फिर उसने कोई और तरीका सीखा होगा, जीने का होता है, समाज में क्या आया, परिवर्तन आया, ठीक है ना। तो समाज को क्या हुआ, विकास हुआ, ये आप बता सकते हो, ठीक है इसमें। और जो नव उद्विकसितवाद मानते हैं कि सामाजिक विकास में क्या ऊर्जा और तकनीकी का नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। जो नव उद्विकसितवादी जो उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं जो सामाजिक विकास है इसमें क्या ऊर्जा और जो तकनीकी नवाचार आ रहा है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है, पिछले कुछ 10 साल की बात करूँ या 20 साल की बात करूँ, समाज किसी और तरीके से रहन सहन था उसका, ठीक है ना। लेकिन आज मैं बात करूं, जो आज की जनरेशन है वो इस समाज का हिस्सा है, तो आज कुछ एक अलग तरीके से रहन सहन है। तो कैसे आ रहा है ये, ठीक है, तो तकनीकी नवाचार के कारण आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जो नव उद्विकसितवादी मानते हैं कि सामाजिक विकास में टेक्नोलॉजी है, ये भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। और जूलियन स्टीवर्ड और लेस्ली वाइट, ठीक है ना, ये क्या है, ऐसे मानव विज्ञानी हैं जो कि नव उद्विकसितवादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं, ठीक है ना। तो ये आप लाइन स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। जब इसको स्टार्ट करने से पहले पहले जब मैं आपको स्टार्ट करता ना क्वेश्चन कि जो भाई ये जूलियन स्टीवर्ड है और लेस्ली वाइट है, ये इसके प्रमुख समर्थक है, फिर आप क्या नव उद्विकसितवाद को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों क्या इसके समर्थक हैं, समझ आ गया। उसके बाद देखो सहभागी अवलोकन, ठीक है, कि भाई सहभागी अवलोकन क्या होता है, इसमें आपको ये बताना है। तो सहभागी अवलोकन क्या एक अनुसंधान विधि है, ठीक है ना। अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, ठीक है ना, जिसमें क्या है, जिसका उपयोग मानव विज्ञान और समाज शास्त्र में किया जाता है, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में और समाज शास्त्र की सोशियोलॉजी में किया जाता है। सहभागी अवलोकन का उपयोग यानी कि रिसर्च विधि है, अनुसंधान विधि है, जो आपको समझनी है, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, जो शोधकर्ता होता है, यानी कि जो रिसर्चिस्ट होता है, जिसका काम मेनली शोध करना होता है, इसमें शोधकर्ता के अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के साथ मिलकर उनके जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेता है, ठीक है। तो जिस समुदाय के बारे में जानना है, मान लो कि कुछ समुदाय के बारे में जानना है, तो जिसके बारे में अध्ययन करना था उस समुदाय के साथ मिलकर क्या उनके जीवन में सक्रिय रूप से जानता है, ठीक है ना, उनके जीवन के बारे में समझने की कोशिश करता है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो मुझे ए समुदाय के बारे में जानना है ना, और मैं शोध करता हूँ, तो मैं ए समुदाय के साथ बैठूंगा, उसके जीवन के बारे में जानने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो उसमें क्या है कि उनके रीति रिवाजों, संस्कृति और सामाजिक संबंधों का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है ना भाई, उसी से हम किसी दूसरे से थोड़ी जान रहे हैं। अगर किसी दूसरे से जान रहे होते तो हम कह सकते हैं कि वो अप्रत्यक्ष अवलोकन है उस पर्टिकुलर समुदाय के बारे में जानने का, अध्ययन करने का। तो शोधकर्ता क्या कर रहा है, डायरेक्ट उस समुदाय के साथ मिलकर क्या उनके जीवन के बारे में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, उनके रीति रिवाज, संस्कृति और संबंधों को डायरेक्ट अवलोकन कर रहा है, ज्ञात कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, सहभागी अवलोकन हो जाएगा। और इस विधि का उद्देश्य ये है कि शोधकर्ता का समाज की अंदरूनी समझ प्राप्त कर सके, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, जो अनुसंधान विधि है भाई सहभागी अवलोकन, इस विधि का मेनली पर्पस क्या है कि जो शोध करता है वो समाज की अंदरूनी समझ प्राप्त कर सके, ठीक है। जो समुदाय जिस समाज में रहता है उसके अंदरूनी वो समझ विकसित कर सके, प्राप्त कर सके, और उसके निष्कर्ष अधिक क्या हो, सटीक हो, समुदाय को लेकर, समाज को लेकर, ठीक है, समझ आ रहा है।
तो यहाँ पर आपकी जो वीडियो है समाप्त हो जाती है। कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है भाई, जो वीडियो मैं वन शॉट बना रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, बाकी आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन चाहिए ना, तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारी इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ignofreeassignment.com। ध्यान रखना, असाइनमेंट बिल्कुल फ्री, आपको डोमेन से समझ आ रहा होगा, वेबसाइट का जो नाम है। कोई 1 रुपया चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा, कितना, सिंगल रुपी भी क्या आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि असाइनमेंट में पैसा बर्बाद मत कीजिए, जब आपको फ्री में चीज़ें मिल रही है। जिससे आपको जाना है वेबसाइट पर जाना है और असाइनमेंट बना लेना है। ठीक है ना। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।